अब हम लोग आज पढ़ेंगे। हेलो। अब हम लोग पढ़ लेंगे सैनिक कारण के बारे में। किसके बारे में? सैनिक कारण के बारे में। और सैनिक कारण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कोशिश होगी कि आज तत्कालिक कारण भी हो जाए। समझ में आ रही है बात? हमको आज ही पता चला कि जींस में नीचे वाला जो पकेटिया छोटा देता है, इसका वैल्यू क्या है। ये वाला मशीन जो है ना, इसी में खोस लेने के लिए है ना, थोड़ा दिमाग से बना है। आइए देखिए ध्यान से। अब हम लोग जरा पढ़ लेते हैं सैनिक कारण के बारे में। किस कारण के बारे में? सैनिक कारण। कोई दिक्कत? तो आइए सैनिक कारण के बारे में हम लोग जरा समझ लेते हैं। आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं? क्या क्या सैनिक? हाँ, अब लग रहा है क्रांति वाला ही बैच है और आप लोग क्रांति करने वाले कुछ लोग हैं, है ना। हम जान रहे हैं कि आज आप लोग बैठे हैं पढ़ने के लिए सैनिक कारण के बारे में। चलिए सैनिक कारण देखते हैं। आप लोग बढ़िया से बैठ जाइए और दीवार में ऐसे घुसे हुए जैसे लग रहा है कि अंग्रेज के डरे आप ही भाग रहे हैं। थोड़ा बगल हो जाइए ना, दीवार से अलग हो जाइए। आइए देखते हैं सैनिक कारण। सैनिक कारण जैसे ही हम लोग चर्चा करते हैं तो देखिए इस बात को, आपको देखिए भारत अंग्रेजों के सेना में भारतीय लोग भी थे और अंग्रेजी लोग भी थे। भारतीय लोगों और अंग्रेजी लोगों का अनुपात था 5:1। ये बात तो आप लोग जानते हैं। 5 भारतीय लोग होते थे सैनिकों में और 1 अंग्रेज के लोग होते थे सैनिकों में, ठीक है ना। यही था। तो सैनिकों के कारण, माने सैनिकों का विद्रोह का कारण क्या था? सैनिक किस किस कारण की वजह से, है ना, अंग्रेजों से अब माने चाहते थे कि इनसे एकात्म भिड़ंत हो, है ना, और विद्रोह के क्या कारण थे? तो देखिए, जो भर्ती होती थी उस भर्ती में भी बहुत भेदभाव किया जाता था। जो भर्ती प्रक्रिया थी, भर्ती प्रक्रिया में जहां अंग्रेज के लोगों को आसानी से सैनिक बना दिया जाता था, वहीं भारतीय लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी और भर्ती में भी इनके साथ भेदभाव किया जाता था। इसके साथ वेतन में भी क्या होता था? वेतन के साथ भी खिलवाड़ होता था और वेतन विसंगति होती थी। विसंगति का मतलब क्या हुआ कि अंग्रेज के जो सैनिक होते थे उनको भारत के सैनिक से ज्यादा वेतन मिलता था। एक ही पद पर रहने के बावजूद भी ज्यादा पैसा मिलता था। तो एक ही काम करने के लिए अगर 2 व्यक्तियों को, है ना, अलग अलग पैसा मिलेगा तो क्या यह विरोध का कारण बनेगा कि नहीं बनेगा? देखिए, बहुत जो एक चीज हम आपको बताते हैं आज भी बिहार शिक्षा से बहुत, शिक्षा की दुनिया में बहुत पीछे है। इसके पीछे रीजन जानते हैं क्या है? से भारत सरकार या बिहार सरकार, कहिए बिहार सरकार की शिक्षा में जो पॉलिसी है वह बहुत अच्छी पॉलिसी नहीं है। जैसे एक छत के नीचे काम करने वाले हर टीचर का अलग अलग वेतन है, समझे कि नहीं, जो एक विभिन्नता पैदा करता है। अगर एक समय में एक साथ बहुत सारे टीचर की बहाली हुई है तो निश्चित तौर पर उनका वेतन समान होना चाहिए। आप देखिएगा कि जो पुराने शिक्षक हैं हम लोगों के यहाँ, उनको वेतन 1 लाख से 1.25 लाख के आसपास में मिलता है। जो नियोजित टीचर हैं उनको पेमेंट 50,000 के आसपास में मिलता है। बीपीएससी से जो टीचर आए हैं उनको 36,000 40,000 के आसपास वेतन मिलता है। यह वेतन की बहुत बड़ी विसंगति है कि नहीं? और इसकी वजह से क्या होता है, तो लोगों के अपने अंदर में एक हीनता की भावना पैदा होती है और वह हीनता की भावना बिहार की शिक्षा को बर्बाद कर रही है। सरकार को चाहिए था कि एक कैटेगरी के शिक्षकों को एक तरह का वेतन दिया जाए ताकि जो है उनको पढ़ाने में मन लगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी देश विकसित देश होते हैं वह विकसित इसीलिए है कि उसके पास शिक्षा है। कोई भी देश अगर विकसित है तो उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि उस देश में शिक्षा है, उस राज्य में शिक्षा है। और जिस राज्य में शिक्षा है वहां के शिक्षकों को
अन्य पदाधिकारियों की तुलना में सबसे ज्यादा वेतन दिया जाता है। क्योंकि शिक्षक का काम है आपके जीवन को बनाना, और शिक्षक ही टेंशन में रहेगा तो वह आपके जीवन को बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। समझे कि नहीं? इसलिए शिक्षक को सबसे ज्यादा मान आदर, सबसे ज्यादा सम्मान और सभी पदाधिकारियों से ज्यादा वेतन देने की जरूरत है, क्योंकि वह एक भविष्य का निर्माण करता है। उसको इतना पेमेंट मिलना चाहिए कि वह दूसरे कार्य न कर सके, सिर्फ जो है अपने बच्चों पर ही ध्यान दे। समझे कि नहीं? इस बात को अच्छा खासा समझना पड़ेगा, तभी जो है एक राष्ट्र के, अच्छे राष्ट्र के निर्माण में, है ना, आप अपनी अहम भूमिका को निभा पाएंगे। लेकिन आज के परिवेश में सबसे अगर कष्ट दिया जाता है तो आज के डेट में शिक्षक को ही कष्ट दिया जाता है, जो भविष्य का निर्माता है बच्चों का। तो आप जब शिक्षक को कष्ट दीजिएगा तो बच्चों को वह स्वाभाविक रूप से शिक्षा बढ़िया नहीं दे पाएगा, और जब बढ़िया शिक्षा नहीं दे पाएगा तो निश्चित तौर से उस बच्चे का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसीलिए किसी भी सरकार, चालाक सरकार या चालाक राष्ट्र के लोग सबसे पहले, है ना, शिक्षकों को सम्मान देते हैं कि इनको इतना कीजिए कि इनको दूसरे काम करने की फुर्सत न मिले, वह अपने बच्चों में एकदम लीन हो जाए, और बच्चे जो होते हैं वो भविष्य का जो है वही सब कुछ होता है कि नहीं? और वही अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए शिक्षकों के प्रति सरकार का व्यवहार सम्मानजनक होना चाहिए। सैनिकों के प्रति सरकार का ध्यान जो है सम्मानजनक होना चाहिए, क्योंकि वह देश की रक्षा करते हैं। अन्न उपजाने वाले किसान के साथ, है ना, किसी भी चालाक सरकार क्या करती है? उनको सम्मान देती है ना, उनके सम्मान के तौर पर उनको जो चाहिए वो मिलता है ना, कम कीमत पर उनको बीज वगैरह सब सारा चीज उपलब्ध कराए जाते हैं, उनके उपजाए हुए अनाज को उचित मूल्य देकर खरीदे जाते हैं। ये सब नहीं कीजिएगा तो आपके राष्ट्र का विकास नहीं होगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा वेतन किसको मिलेगा? सबसे ज्यादा सम्मान किसको मिलेगा? तो जितने भी आपके मंत्री विधायक सब बने हुए हैं, है ना, जो सब जगह से एकदम भरपूर, एकदम उनके पास सब कुछ है, उन्हीं का वेतन भी बढ़ेगा, उन्हीं का पेंशन भी बढ़ेगा, उन्हीं का सब कुछ बनेगा। जैसे लगता है कि देश की धरोहर वही, बताइए, है कि नहीं? अपने पास करेगा, अपना वेतन बढ़ाना रहेगा, तुरंत भर में पास कर लेगा सब, है ना। आम लोगों के जीवन के लिए बात होगी तो समय नहीं मिलेगा, एसी में बैठेंगे, बाहर निकलेंगे नहीं, अब सारा नियम कानून वही से बना देंगे। समझे कि नहीं? तो ये स्थिति है। तो भारत सरकार या बिहार सरकार को अच्छे राज्य को चलाने के लिए शिक्षा पर विशेष जोर देने की जरूरत है, और शिक्षा पर विशेष खर्च करने की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा न सिर्फ, है ना, किसी के लिए रोजगार का कारण बन सकती है, बल्कि किसी भी राष्ट्र के लिए वह एक स्तंभ के तौर पर खड़ा हो सकता है कि नहीं? इसलिए राष्ट्र के निर्माण के लिए शिक्षा की बहुत जरूरत है। लेकिन हम लोग यहाँ चलिए, सैनिकों के साथ यहाँ भेदभाव क्या हो रहा था? तो उनको वेतन विसंगति था, इसलिए बात कर दिया। भारतीय सेना के लोग जो थे उनको वेतन भी कम दिया जाता था, काम ज्यादा लिया जाता था, इनकी भर्ती भी कठिन होती थी, पदोन्नति जहां होने की बात होती थी तो इसमें भी जो है इनके साथ क्या होता था? भेदभाव किया जाता था। पदोन्नति में भी अगर मान के चलिए कि अंग्रेज का भी सैनिक है और भारत के भी लोग सैनिक हैं, अगर पद में उन्नति की बात होगी तो अंग्रेजी सेना को, अंग्रेज के लोगों को बढ़ा दिया जाता था, और वहां पर जो है से जो भारत के लोग होते थे उनको छोड़ दिया जाता था। तो पदोन्नति में भी इनके साथ क्या किया जाता था? भेदभाव किया जाता था, और इस तरह के मामले से सैनिक नाराज थे। इस तरह के मामले से क्या थे? सैनिक नाराज थे। ईटीसी के मामले से अब सैनिक क्या हो चुके थे? नाराज थे। नाराज होना स्वाभाविक सी बात है कि नहीं? इसमें कहीं कोई समझने वाली बात ही नहीं। तो आप जान लीजिए कि इसमें अगर विसंगति होगा तो ये होगा। अंग्रेजों का व्यवहार भारतीय लोगों के प्रति जो है से अच्छा नहीं होता था। वे हम लोगों को हीन भावना से देखते थे। वे हम लोगों को आज तक कभी माने ही नहीं कि इन लोगों का जन्म भी आदमी के तौर पर हुआ है। समझे कि नहीं? भारत के लोगों को, है ना, वे लोग कभी जाने ही नहीं कि इन लोग भी जो है क्या है, इन लोग भी जो है आदमी है, और इन लोग के भी शरीर में प्राण होते हैं,
इन लोगों को भी कष्ट होता है, इन लोग भी सुख दुख का अनुभव कर सकते हैं। इस तरह की बात आज तक अंग्रेजों ने सोची ही नहीं। वे हमेशा भारत के लोगों को एक मजदूर, एक कमजोर, अशिक्षित, अधर्मी ही समझने का काम किए, समझे कि नहीं। ऐसे ही मैकाले ने थोड़ी कहा था कि यूरोपीय जो है, यूरोप का एगो जो खाना है कि नहीं, क्या चीज का, पुस्तक का जो खाना है, उसमें जो है सब पूरे भारतीय समाज का, भारतीय धर्म की बातें आ जाती है कि नहीं। उतना भी उन लोगों के पास ज्ञान नहीं है। बताइए, ऐसा ऐसा तो मैकाले बोलता था, पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा दिया था। अब ध्यान समझिएगा, तो अंग्रेजों का व्यवहार जो है भारतीयों के लिए अच्छा नहीं था। अंग्रेजों का व्यवहार भी कारण बना था, है ना, सैनिकों के लिए आंदोलन करना। सैनिक जो है आंदोलन पर उतारू इसलिए भी हुए थे कि उनके साथ अच्छा व्यवहार अंग्रेजों का नहीं होता था। आ गया समझ में। तीसरी बात समझिए, अवध का विलय, यह भी बहुत बड़ा कारण था। सैनिकों के मन में क्या बातें उठ रही थी से समझ लीजिए। देखिए, ऐसे अवध जो है अंग्रेजों के साथ चलने वाला राज्य था। अवध जो है अंग्रेजों के साथ, अवध के साथ व्यवहार उचित नहीं था अंग्रेजों का। अवध के साथ इन लोगों ने अच्छा नहीं किया था, अवध के साथ व्यवहार अच्छा नहीं था। क्या कर लिया था? विलय कर लिया था, जबरदस्त विलय कर लिया था। कैसे विलय कर लिया था आपको पता है? कुशासन का आरोप लगा करके 1856 में क्या हुआ था? कुशासन का आरोप लगा करके, पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं आप लोगों को? कुशासन का आरोप लगा करके क्या किया गया था? इसको जो है यहाँ के नवाब को हटा दिया गया था और इससे सैनिक क्यों विरोध कर गए, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, भारत के लोग जो अंग्रेजों के सैनिक में थे, उसमें सबसे ज्यादा संख्या थी अवध के लोगों की। उसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी थी? अवध के लोगों की। और देखिए, होता क्या है कि अगर आपके देश के राजा को कोई गाली देगा तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। आपके देश को कोई बंटवारा करना चाहेगा तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप जिसको मानते हैं, अगर उसके साथ कोई गंदा व्यवहार करेगा तो आपसे वह बात बर्दाश्त नहीं होगा। अवध के लोग सैनिकों में ज्यादा भर्ती थे और अवध के ही राजा के साथ कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्जे में कर लिया था। जबकि अवध हमेशा से अंग्रेजों के साथ काम करने वाला राज्य था। इसके बावजूद भी उसको जो है कुशासन का आरोप लगा करके उसे अपने में विलय कर लिया था और बेइज्जती करके वहां के नवाब को गद्दी से उतार दिया गया था, जो कहानी आपको हम पूर्व में कह चुके हैं। और अब आप किसी के राजा को आप अपमानित करके, वहां के बेगम को अपमानित करके, है ना, अगर आप उसको वंचित कर दीजिएगा उसके अपने शहर से, अपने देश से, तो वहां के नागरिक या वहां का सैनिक आपका खिलाफ करेगा कि आपका सपोर्ट करेगा? निश्चित है कि आपका खिलाफ करेगा। अंग्रेजों के व्यवहार से लोग खुश नहीं होंगे और चूंकि अवध के लोग सैनिकों में ज्यादा थे, इसीलिए भारत के अंदर में जो सबसे ज्यादा सैनिक के तौर पर अवध के लोग थे, वो निश्चित था कि अंग्रेजों से नाराजगी व्यक्त किया और अब वो चाहते थे कि एक क्रांति हो, एक ऐसा बने विरोध हो जिसमें हम लोगों को अंग्रेजों से बदला लेने के का एक मौका मिले। निश्चित तौर पर अवध को विलय करना अंग्रेजों के लिए भारी पड़ गया था और अधिकांशतः भारतीय सैनिक इसके व्यवहार से नाखुश होकर के, है ना, अब इसका विरोध करना स्टार्ट कर चुके थे। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत? अब आगे चलिए, चौथा क्या कारण था कि सैनिकों ने विरोध किया था 1857 की क्रांति में? इसके बारे में समझ लीजिए। तो कुछ सैनिकों का अपना विरोध था। सैनिक विरोध के तौर पर देखेंगे, सैनिक विद्रोह,
तो सैनिक विद्रोह में कुछ बातें हम लोगों ने आपको बताने का काम किया है। यह समय समय पर हमेशा होता रहता था, यह समय समय पर हमेशा होता रहता था, है ना। लेकिन इनके विरोध का दमन कर दिया जाता था, इनके विरोध को कुचल दिया जाता था और सैनिकों को सजा दे करके, है ना, इसको क्या कर दिया जाता था, है ना, सैनिकों को सजा दे करके दबा दिया जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं आप दबा दे रहे हैं, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो वो भी आपसे बदला लेने का प्रयास करेगा। अभी आप दबा दिए लेकिन वो उसका बदला लेगा। जैसे आपको हम एक बता रहे हैं उदाहरण के तौर पर कि 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, आपको याद है। और मुनरो अपनी सेना लेकर के मिल्खा सिंह पर चढ़ाई करने के लिए गया था, है ना। मुनरो का नाम सुने होंगे, जो सेनापति था अंग्रेजों का उस समय, है ना, 1764 ईस्वी में, जो बक्सर के युद्ध में आपको पढ़ने के लिए हम बताए भी हैं, जिसका नाम था थॉमस मुनरो, है ना, जो सेनापति के तौर पर था मुनरो। तो वह जब सैनिकों को लेकर के गया था तो उसमें भारत के भी लोग सैनिकों के रूप में काम कर रहे थे। तो भारत के सैनिक किसके तरफ से गए थे? मुनरो की तरफ से, माने अंग्रेजी सेनापति के तरफ से, क्योंकि भैया उसके अंदर में खट रहे थे तो उसी का ना साथ देने के लिए गए थे। लेकिन सैनिकों के अंदर में कहीं ना कहीं अंग्रेजों के प्रति हीनता की भावना थी, अंग्रेजों से बदला लेना चाहते थे। इन सैनिकों ने देखा कि अरे ये तो मिल्खा सिंह से यहाँ पे लड़ाई हो रहा है, तो अवध के नरेश से लड़ाई हो रहा है ना, ये तो हमारे ही लोग से, हम ही लोग लड़ने वाले हैं, तो क्या हम अपने राजा का विरोध करेंगे? तो मुनरो ने जितना भारतीय सैनिक को ले गया था, सारे सैनिक अब मुनरो की तरफ से नहीं बल्कि वो पलट करके चले जाते हैं किसके तरफ से? वह चले जाते हैं बंगाल के नवाब मिल्खा सिंह के तरफ से, और मिल्खा सिंह के तरफ से जा करके अंग्रेज के सैनिकों को भूनना शुरू कर देते हैं। समझ में आ गई बात है? तो कहीं ना कहीं अपने देश के प्रति उनको प्रेम था ना, अपने राजा के प्रति प्रेम था ना, तभी तो मुनरो की तरफ से लड़ने गए और चल गए किसके तरफ से? मिल्खा सिंह के तरफ से। मिल्खा सिंह की तरफ से गए, जैसे मान के चलिए कि आपको हम सैनिक बना करके ले चलो भाई मेरे साथ चलो, और तुम जाकर के जो हमारे विरोधी जगह चल रहा, हम आए थे आपको तरफ से लेकिन अब आप को ठोकेंगे, है कि नहीं? और यही काम सैनिकों ने किया। तो कहीं ना कहीं मौका मिला तो बदला लिया कि नहीं लिया? कहीं ना कहीं बदला लिया ना। हालांकि इस बात के लिए उनको काफी सजा भी मिली थी, है ना, उनको सजा भी दी गई थी कि तुमने ऐसा क्यों किया या आपने ऐसा क्यों किया। इसके लिए सैनिकों को काफी जोरदार सजा मिली थी, कईयों को फांसी की भी सजा मिली थी, कईयों को जो है आजीवन जेल की भी सजा मिली थी, किसी को पीट पाट करके भी छोड़ दिया गया था। आ रहा समझ में ना? लेकिन सैनिकों ने मौका मिलते ही अपना काम कर लिया कि नहीं कर दिया? तो 1764 में मुनरो के तरफ से गए भारतीय सैनिक ने मिल्खा सिंह की मदद कर दिया, मिल्खा सिंह की मदद कर दिया, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि यह इनके अंदर में था अंग्रेजों के प्रति हीन भावना, वो अंग्रेजों से बदला लेना चाहते थे, मौका मिला तो बदला ले लिए। इसके बाद एक और उदाहरण आपको हम बताए थे 1806 में, आप लोगों ने देखा 1806 में देखा कि 24 सैनिकों को फांसी की सजा दे दी गई। कितना सैनिकों को? 24 सैनिकों को, 24 सैनिकों को फांसी की सजा दे दी गई। सोच लीजिए, 24 सैनिकों को फांसी की सजा दे दी गई, फांसी की सजा दे दी गई, फांसी की सजा दे दी गई। बताइए, फांसी की सजा दे दी गई, क्योंकि वो वाला कहानी याद है जिसका हाइट में, है ना, ये लगा हुआ था, पूरा लगा हुआ था, जो अफवाह में लड़ाई हुआ जिसमें विरोध की वजह से कितने सैनिकों को? 24 सैनिकों को, है ना, ये हुआ। अंग्रेजों ने सैनिकों ने फिर से विरोध किया जब बर्मा जाने की बात हुई। बर्मा से जब युद्ध चल रहा था अंग्रेजों का, तो वहां सैनिकों को कहा गया कि चलिए आपको युद्ध में लड़ने के लिए जाना है। तो सैनिकों ने क्या कर दिया? मना कर दिया। सैनिकों ने क्या कर दिया? मना कर दिया। भारत के लोग जो सैनिक में बहाल थे उन लोगों ने जाने से मना कर दिया। तो भारत के लोग जब जाने से मना कर दिया तो इसके लिए भी उनको फिर से क्या कर दिया गया? सजा दी गई, सजा दी गई। यानी कि 1824 में भारतीय सैनिकों ने बर्मा जाने से मना कर दिया। भारतीय सैनिकों ने, है ना,
सैनिकों ने अंग्रेज के साथ वर्मा जाने को मना कर दिया, वर्मा जाने से मना कर दिया, जिसकी वजह से इन लोगों पर अंग्रेजों ने अत्याचार भी किया था। बहुत से सारे सैनिकों को ये कर दिया गया था। बहुत सारे ऐसे विद्रोह हमेशा होते रहे हैं, है ना। डलहौजी के कार्यकाल में बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। जब से डलहौजी बैठा था तब से जो है वह ज्यादा विरोध सैनिकों ने शुरू कर दिया था, क्योंकि ऐसा वो काम करता था डलहौजी कि भारतीय सैनिक को कभी धर्म के लिए कभी खुद के लिए, है ना, ऐसा फील होता था कि हम लोगों के साथ गलत हो रहा है। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में जो है कईयक को फांसी दी गई, कईयक को कारावास दिया गया सैनिकों को विद्रोह की वजह से। समझ में आ गई कि नहीं बात? तो आप जो है से भारत के जो सैनिक हैं उनको आप सजा दीजिएगा, उनको फांसी लगाइएगा, तो अन्य सैनिक उसका बदला लेने के लिए सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? मौके की तलाश में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? और जब मौके की तलाश में रहेंगे तो निश्चित तौर पर इस बात को जानिए, निश्चित है कि अगर मौका मिलेगा तो आपसे लड़ाई लड़ेंगे, है कि नहीं? तो सैनिक जो है वो इसी दाव में थे कि कब हमें एक मौका मिलेगा कि अब अंग्रेजों को हम पछाड़ सके। अब आपको एक और बात बताते हैं, अफगान युद्ध हो रहा था अंग्रेजों और अफगानियों के बीच में, समझे कि नहीं? और अफगान युद्ध में अंग्रेजों की पराजय हो गई। अंग्रेजों की क्या हो गई? पराजय। अंग्रेज उस युद्ध को क्या हो गए? हार गए। जैसे ही अंग्रेज हारे, भारतीय सैनिक बहुत खुश हो गए। भारतीय सैनिक क्या हो गए? बहुत खुश हो गए। इतना खुश हो गए कि इजहार हो गया कि अफगान युद्ध में अंग्रेजों की पराजय से भारत के लोग जो सैनिकों में बहाल हैं, काफी अपने आप को खुशी मना रहे हैं, अपने आप में खुशी मना रहे हैं। अंग्रेजों के इस हार से भारतीय लोग इसलिए खुश थे, भारतीय सैनिक इसलिए खुश थे कि पहले जो विश्वास था कि अंग्रेजों को हराया नहीं जा सकता है, अंग्रेजों को हराया नहीं जा सकता है, लेकिन उन लोगों को महसूस हुआ कि नहीं, अगर बुद्धि से और एकता बना करके युद्ध लड़ा जाए तो इन लोगों को भी हराया जा सकता है। यह ताकत मिलने लगा अफगान युद्ध के बाद भारत के सैनिकों को। बात समझ में आ गई ना? अब इनको लगने लगा कि अगर भारत का जन जन और हम सभी सैनिक अगर एक हो करके अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे तो अंग्रेज अजय नहीं है, इनको भी हराया जा सकता है। एक आत्मबल की बढ़ोतरी हुई कि अंग्रेज भी कमजोर हो सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? और अफगान का युद्ध 1857 की क्रांति का बहुत बड़ा मोटिवेशनल युद्ध बना था, है ना। अंग्रेज जो थे, है ना, ये जो युद्ध हुआ था तो वह युद्ध था कि अंग्रेज अब पराजय हो सकते थे। ये मोटिवेशनल बात था लोगों के लिए और खास करके सैनिकों के लिए मोटिवेशन करने वाली बात हो गई है। पगली जू करेंगे। इसके बाद पंजाब के साथ युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था, याद है? लॉर्ड डलहौजी जैसे ही 1848 में बैठा, पहला युद्ध पंजाब के साथ किया था कि नहीं किया था? युद्ध किया था ना वो हड़प नीति में। उससे पहले वो क्या किया था? युद्ध किया था, लेकिन पंजाब उसमें हारा जरूर था। याद रखिएगा, पंजाब उसमें हारा जरूर था, लेकिन वहां के सैनिकों ने अंग्रेजों को एकदम ये कर दिया था, है ना, छठी का दूध याद करवा दिया था। समझे कि नहीं? हारना एक अलग बात है, एक आसानी से हारना और एक बहुत मुश्किल से हारना, दोनों में अंतर है। पंजाब हार गया लेकिन अंग्रेजों का पसीना छुड़ा दिया, है ना, उनकी माँ का छाती का दूध हिला दिया। समझे कि नहीं? और बता दिया कि हम अगर एक अकेला पंजाब अंग्रेजों का जब छक्का छुड़ा दिया तो सैनिकों के दिमाग में आ गया कि अगर हम एकता से लड़ाई करें, हम क्या करें? अगर एकता से लड़ाई करें तो अंग्रेजों को हराया जा सकता है। अंग्रेज जो है से बहुत शक्तिशाली नहीं हो सकते हैं,
ये सब बातें अफगान युद्ध और पंजाब युद्ध से अंग्रेज भारतीय सैनिकों को सीखने का एक मौका मिला। समझ में आ गया? और तब क्या था जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आज। आ गया समझ में? जिसका मुझे था इंतजार, ओ घड़ी आ गई आज। जीना है तुझको या मर जाना है। भारतीय सैनिक खुश, भारतीय सैनिक खुश, और वो परिस्थिति आपकी आ गई और बन गया एक क्रांति का तत्कालिक कारण। और क्या तत्कालिक कारण बन गया? तो अब हम लोग यहां से समझते हैं, पहले सही से बैठ जाइए। क्रांति की शुरुआत करते हैं, भारत माता की जय शुरू करते हैं, और 1857 की क्रांति से पहले जो तत्कालिक कारण हो गया, फटाक से उसको देख लेते हैं। और यहां से होता है भारत की पहली क्रांति की शुरुआत, है कि नहीं? यहां से भारत की पहली क्रांति, और क्रांति का तत्कालिक कारण मिल गया जिसका सबको इंतजार कर रहे थे। चाहे वह भारत का किसान था, भारत के व्यापारी थे, भारत के मजदूर थे, भारत के सैनिक थे, जिनका सबों का इंतजार था, वह कारण बन चुका था। और जिसको हम लोग कहते हैं कि यह एक तत्कालिक कारण था, लोहा गर्म था, हथौड़ा चलाने की जरूरत थी, हथौड़ा चला, और 1857 की क्रांति यहां से शुरू हो चुका है कि नहीं? और तत्कालिक कारण क्या था? ध्यान से सुनिए, सीधा बैठ जाओ। क्रांति में जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं, अंग्रेज से लड़ने जा रहे हैं, है कि नहीं? तो वो तत्कालिक कारण क्या था, इसको सुना देते हैं, आप समझ लीजिए, और तब हम लोग पढ़ेंगे 1857 खड़ी अब युद्ध चलेगा। इस टॉपिक के बाद क्या चलेगा? युद्ध होगा, बम गोले बरसाए जाएंगे, है ना, बर्छी चलेगा, तलवार चलेगा, भाला चलेगा, बादल नामक घोड़ा दौड़ेगा, चेतक घोड़ा दौड़ेगा, वीर कुंवर सिंह की तलवार चलेगी, रानी लक्ष्मीबाई का जब बादल नामक घोड़ा जब तड़पेगा, है ना, तो सारा एकदम 1857 की क्रांति पूरे भारत में बहेगा, है ना। कहीं खून की धारा बहेगी, कहीं अंग्रेज मरे होंगे, कहीं भारतीय लोग शहीद हुए होंगे, और यह क्रांति भारत की सबसे बड़ी क्रांति बनेगी। उसका तत्कालिक कारण क्या था, जिसका सबों का इंतजार था, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए तत्कालिक कारण में हम लोग पहुंचते हैं। तत्कालिक कारण से पहले देखिए कि कौन सा ऐसा कारण बना कि यह युद्ध शुरू होने वाला है, क्रांति शुरू होने वाला है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले इस बात को जानिए, पहले जो अंग्रेज के लोग थे, जिस बंदूक का इस्तेमाल करते थे, जिस बंदूक का वो इस्तेमाल करते थे, उसका नाम आप लोग जानते हैं? नहीं जानते तो जान लीजिए, उसका नाम था ब्राउन बेस की बंदूक, है कि नहीं? ब्राउन बेस बंदूक थी, लेकिन इस बंदूक को अब बंद किया जाना था। कौन सा बंदूक? ब्राउन बेस, ब्राउन बेस की बंदूक पहले अंग्रेजों के पास हुआ करती थी, समझे कि नहीं? अब वह क्या हो गया, उसे बंद किया गया। इसे क्या हो गया? बंद किया गया। इसे बंद किया गया। इसे क्या किया गया? बंद कर दिया गया। और बंद करने के साथ साथ एक नया राइफल अब अंग्रेज के सैनिकों को मिलना शुरू हो चुका था। भारत के लोग भी जो सैनिक में थे, उनको हाथ में मिलना शुरू हो चुका था। एक नए तरह का राइफल आया था। उस राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। उस राइफल का नाम क्या था? एनफील्ड राइफल। ध्यान से सुनिएगा, इस राइफल का क्या नाम था? एनफील्ड राइफल। समझे? नया नया लॉन्च किया था, है ना। अब सभी अंग्रेजी सेना के लोग, चाहे वो भारत के लोग होंगे या अंग्रेज के लोग होंगे, उनके हाथों में कौन सा राइफल होगा? एनफील्ड राइफल। अब क्या होगा? एनफील्ड राइफल, ढाई ढाई मारने वाला। क्या होगा? एनफील्ड राइफल। लेकिन एनफील्ड राइफल में
एक कारतूस भरा जाता था। क्या भरा जाता था? कारतूस। राइफल में क्या भरा जाता था? कारतूस। समझ में आ गई बात? और यह कारतूस वुलिट शास्त्रागार में बनता था। यह जो कारतूस था कहाँ बनता था? वुलिट शास्त्रागार में। शास्त्रागार में बनता था। शास्त्रागार में बनता था। समझे ना? यह कारतूस जो भरा जाता था बंदूक में कहाँ बनता था? वुलिट के शास्त्रागार में बनता था। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? और इसमें होता क्या था? यह राइफल सबसे पहले भारत के लोगों को, ये मैंने भारत के लोग जो सैनिक में थे उन लोगों को या अंग्रेज के लोगों को कहाँ कहाँ दिया जाना था? तो बंगाल में एक जगह है दमदम, तो सबसे पहले यह बंदूक जाना था दमदम में। कहाँ जाना था? दमदम में। उसके बाद कहाँ जाना था? अंबाला में। और कहाँ जाना था? सियालकोट में। इन सभी जगहों पर सबसे पहले अंग्रेज सैनिकों को ये सब बंदूकें मिलनी थी। कहाँ कहाँ? तो दमदम में, अंबाला में, है ना, सियालकोट के सैनिकों को सबसे पहले इसको मुहैया करवाना था। उसके बाद भारत में जहां जहां भी सैनिकों, अंग्रेजों का सैनिक होगा वहां वहां ये सब जाएगा। लेकिन इस बात को समझिएगा, इस राइफल का सबसे पहले प्रयोग यही होने वाला था। अब होता क्या था कि एक अफवाह फैल गई। ये क्या हो गया? अफवाह फैल गई। अफवाह क्या फैल गई कि जब भी इस एनफील्ड राइफल में कारतूस को भरना होता था, कारतूस को क्या करना पड़ता था? भरना पड़ता था। तो उस कारतूस को दांत से नोच करके उसके ऊपरी वाली कवर को हटाना होता था। बात समझ में आ रही है? इसके ऊपर जो कारतूस था ना, कारतूस है और यहाँ पर एक कैप लगा हुआ है जो चमड़े का बना होता था। इसको दांत से लगा करके उसको हटाना पड़ता था और हटा करके उस कारतूस को डालना पड़ता था। और कारतूस को डाल करके अगर छोड़ते तो वह किसी की जान नहीं देता था। समझे कि नहीं? तो यह प्रक्रिया थी। कारतूस को भरने से पहले, मैंने एनफील्ड राइफल में कारतूस को भरने से पहले उसको दांत से नोचा जाता था ऊपर वाले कवर को हटाने के लिए, और वह कवर चमड़े का बना होता था। किसका बना होता था? चमड़े का। अफवाह क्या फैल गया? अफवाह फैल गया कि जो कारतूस है, ये जो कारतूस है और जो चमड़े का कवर उस कारतूस में लगाया जा रहा है, जो एनफील्ड नामक राइफल में भरा जाता है, वह कारतूस का ऊपर वाला कवर जो चमड़ा का है वह कोई आम चमड़ा नहीं है। वहां वह चमड़ा बनाया हुआ है गाय के मांस से। वह चमड़ा बनाया गया है सुअर के मांस से। आ गया समझ में? वह जो कारतूस का ऊपर वाला जो कवर लगा हुआ है वह किस चीज का है? गाय के मांस का और सुअर के मांस का है। और इसी को लगा करके, है ना, लोगों को छीलना पड़ता था। कवर को हटाने के लिए दांत से लगाना पड़ता था। तो हुआ क्या कि जब भारत के लोग जो अंग्रेजों के सैनिकों में थे उनके पास एनफील्ड राइफल और उनके पास वही कारतूस, और जब इसका पता लगाया गया तो यह अफवाह सच निकल गया। यह अफवाह क्या निकल गया? सच निकल गया। और जैसे ही यह अफवाह सच निकला तो अब यहाँ पर भारत के लोग जो हिंदू थे और उसका कारतूस को नोचने के लिए मुंह में लगाते थे, तो मुंह में किसका मांस जाता था जी? गाय का। किसका मांस? गाय का। समझ में आ रही है? किसका मांस जाता था? गाय का। और जब इस्लाम धर्म के लोग लगाते थे मुंह में तो वह किसका मांस लेते थे? सूअर का। किसका मांस? सूअर का। और इस बात में अफवाह नहीं बल्कि सच्चाई साबित हो चुकी है। इस बात की सच्चाई साबित हो चुकी है कि एनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरा जा रहा है उसके ऊपर का कवर
हमारी गौ माता का चमड़ा से बनाया जा रहा है और सुअर के मांस से बनाया जा रहा है। और तब क्या था, जब इस बात की सच्चाई सामने आई, बस आओ देखा न ताओ, मंगल पांडे जो भारत के सैनिक के तौर पर कार्य कर रहे थे, उनके लोगों ने, मंगल पांडे ने वहां के पदाधिकारियों को आओ देखा न ताओ और सीधे पदाधिकारी की गर्दन कट करके अलग हो गई। और जैसे ही गर्दन कट करके अलग हो गई, भारतीय सैनिक और अंग्रेजों के सैनिक में एक महायुद्ध प्रारंभ हो गया और यहीं से 1857 की क्रांति की चिंगारी भड़क गई। यहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई। शुरू किया किसने? मंगल पांडे ने। और यह आग भारत के कोने कोने तक लहरने लगा। मौके की तलाश थी, एक चिंगारी ही आग लगाने के लिए काफी थी और वह चिंगारी भारत का सच्चा सपूत मंगल पांडे बना, जो अंग्रेजों के सैनिक बन करते हुए भी अंग्रेजों के पूरे पदाधिकारियों को एकदम छोड़ करने का जो काम किया, दिल गदगद कर दिया। मंगल पांडे उस इतिहास के सबसे बड़े हीरो बन गए। एक मामूली सा सैनिक, लेकिन वह इतना बड़ा हीरो बन गया कि 1857 के तत्कालिक विद्रोह का अगर किसी को हीरो माना जाता है तो वह एक तुच्छ सिपाही जो भारत का सपूत है, भारत का बेटा है, जिसका नाम मंगल पांडे है। तो मंगल पांडे के बारे में एक दिन जम के क्लास लिया जाएगा। और अब मंगल पांडे ही छोड़ दीजिए, झांसी की रानी का भी इंतजार था कि किला हड़प लिया तुम झांसी का, तो नाना साहब भी उधर तैयार था कि तुमने मुझे मराठा की गद्दी से पेशवा बनने से मना किया। तो इधर बिहार से वीर कुंवर सिंह भी कह रहे थे कि बेटा जितना जल्दी अब अंग्रेजों को सफाया हो जाना चाहिए। तो उधर बेगम हजरत महल ने कहा कि अवध को तुमने हड़पा है, इसका भी बदला लेना है। और चारों तरफ से अंग्रेजों के विरुद्ध एक हवा बह गई और पूरे भारत के किसान, व्यापार, मजदूर, जमींदार, जितने भी लोग थे, सैनिक, सारे लोग, राजा रजवाड़ा, उनका जितना भी सैनिक, सारे सैनिक 1857 की इस क्रांति में अपने आप को झोंक दिया और बन गया भारत की पहली प्रथम क्रांति के तौर पर 1857 की क्रांति। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में पढ़ेंगे पूरा मंगल पांडे, एकदम पूरा मंगल पांडे गर्दा गर्दा मचा के रख देंगे। फिर उसके बाद पढ़ाएंगे झांसी की रानी, फिर इसके बाद पढ़ाएंगे बेगम हजरत महल, फिर पढ़ाएंगे वीर कुंवर सिंह, फिर पढ़ाएंगे वीर अली के बारे में और 1857 की क्रांति को एकदम दही के जैसा मत देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।